स्टार्ट करें। आज पढ़ाना क्या था? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ाना था? एटम के बारे में। किसके बारे में पढ़ना था? एटम के बारे में। स्पेलिंग ठीक है? स्पेलिंग ठीक है ना? ठीक। अच्छा, आज इसी एटम के बारे में आज की पूरी क्लास जितनी होनी है वो एटम के बारे में ही होनी है। ये चीज़ें आपको कहाँ तक काम आएंगी? आप 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th, ये चारों क्लासों में काम आना है। आप अगर अभी की चीज़ें सीख जाते हो, यहाँ से अगर आप बेसिक, देखो आज जितनी चीज़ें कराई जाएंगी वो आपको मतलब 0 से उठा के 60 तक तो पहुँचा दिया जाएगा। कुछ क्लासों का सिलेबस कवर हो जाएगा और कुछ के पास जो नॉलेज जाएगी वो अलग तरीके की ही नॉलेज जाएगी। तो आप इस चीज़ को समझना कि सबसे पहले समझते हैं कि एटम होता क्या है। देखो दुनिया में बहुत सारी, दुनिया में जो भी चीज़ बनी है सब किससे मिलकर बनी है? एटम से मिलकर बनी हुई है। दुनिया में जो भी चीज़ बनी है किससे मिलकर बनी है? एटम से मिलकर बनी हुई है। अब एटम कहते तो हैं एटम से मिलकर बनी है, लेकिन एटम कहते किसे हैं? तो किसी भी चीज़ की सबसे छोटी यूनिट, किसी भी चीज़ की सबसे छोटी यूनिट जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, हम उसको क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। किसी भी चीज़ की सबसे छोटी यूनिट जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते उसी को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। अच्छा, एटम कितने छोटे होते हैं? अगर पूछा जाए कि एटम कितने छोटे होते हैं, तो एटम इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि आप उसे अपने नीक आइज से नहीं देख सकते। आपको उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल वाला आपको क्या चाहिए होगा? माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। माइक्रोस्कोप चाहिए होगा आपको उसको देखने के लिए, बहुत ज़्यादा। सबसे छोटा जो एटम पाया जाता है वो पाया जाता है हाइड्रोजन का, 10⁻11 इतना। सबसे छोटा जो एटम पाया जाता है वो पाया जाता है हाइड्रोजन का। सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन का पाया जाता है, बहुत छोटा होता है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है? 1 होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले एटम। अच्छा, एटम के बारे में बताने वाले सबसे अच्छा, एटम के बारे की स्टडी किसने करी सर? अगर आप बता सकते हो कि एटम की स्टडी सबसे पहले किसने शुरू करी, बता सकते हो कि सबसे पहले एटम के बारे में किसने खोजा? बताओ एटम के बारे में सबसे किसने खोजा? एटम के बारे में सबसे पहले खोजने वाला साइंटिस्ट था लवाइजियर। एटम के बारे में सबसे पहले, इस चीज़ के बारे में सबसे पहले खोजने वाला साइंटिस्ट था लवाइजियर। सबसे पहला साइंटिस्ट था लवाइजियर। सबसे पहला साइंटिस्ट जो था वो लवाइजियर था। लवाइजियर ने अपने, यानी कि कहीं ना, देखो एटम की स्टडी के बारे में कोई ना कोई साइंटिस्ट तो सबसे पहले आगे आएगा। तो सबसे पहले आगे आया कौन? लवाइजियर सबसे पहले आगे आया। अब लवाइजियर जब आया तो इन्होंने अपने स्टडी में यानी कि एटम के बारे में 2 बातें बताई। एटम के बारे में 2 बातें बताई। सबसे पहली बात क्या बताई कि एटम जो है, एटम को किसी भी केमिकल इक्वेशन यानी कि केमिकल रिएक्शन करते समय हम ना तो किसी एटम को बना सकते हैं और ना ही किसी एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये बताया उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये क्या चीज़ बताई कि केमिकल रिएक्शन करते समय ना तो हम किसी चीज़ को बना सकते हैं और ना ही किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरी थ्योरी इन्होंने दी लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रपोर्शन की। लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रपोर्शन की, इसमें क्या बताया इन्होंने? लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रपोर्शन के बारे में क्या बताया कि कभी भी दुनिया में कोई चीज़ अगर बनाई जाएगी तो एटम का जो रेशियो होगा बिल्कुल इक्वल होगा। जैसे कि इसकी थ्योरी कैसे डिपेंड करती है? जैसे कि हमें बनाना है, पानी बनाना है, उसका फॉर्मूला H2O होता है। अब अगर पानी हमें, चाहे पानी कहीं का भी हो, चाहे पानी कैसा ही बनाना हो, उसका फॉर्मूला कैसा होगा? H2O ही होगा। चाहे पानी नाली का हो, RO का हो, गटर का हो, सीवर का हो, पसीने का हो, बरसात का हो, सबका फॉर्मूला कैसा रहेगा? H2O ही रहेगा। ठीक है, इन्होंने 2 बातें बताई, ना तो हम किसी एटम को बना सकते हैं और ना ही किसी एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रपोर्शन, ये 2 बातें बता के ये जो लवाइजियर साइंटिस्ट थे ये बिल्कुल साइड हो गए। इसके बाद इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। इसके बाद जब किसी भी काम को कोई डिस्कवर, यानी कि किसी भी काम को कोई जब आगे बढ़ाता है तो एक छोड़ता है, उसके पीछे दूसरा व्यक्ति लग जाता है, दूसरा छोड़ता है, तीसरा व्यक्ति लग जाता है। इसके बाद आए सर जॉन डाल्टन आए। लवाइजियर के बाद साइंटिस्ट कौन है? डाल्टन आए। ठीक है,
डाल्टन ने क्या किया, इन्हीं एटम के बारे में और स्टडी करी और एटम के बारे में और ज़्यादा बताया कि एटम क्या होते हैं, एटम के बारे में यानी कि एटम इंडिविजुअल होते हैं, एटम के बारे में और भी ज़्यादा प्रॉपर्टी बताई। ज़्यादा कुछ नहीं किया इन्होंने। देखो कोई साइंटिस्ट किसी चीज़ को टफ लैंग्वेज में समझा के चला जाता है, कोई आके उसको बहुत आसान सी भाषा में समझा देता है। बस लवाइजियर ने क्या किया, अपने दो थ्योरी में चीज़ों को टफ तरीके से समझाया, लेकिन जॉन डाल्टन ने क्या किया आके बस उसी चीज़ों को क्या किया, बहुत आसान सी भाषा में समझा दिया और कुछ नहीं किया। इनकी डाल्टन की जो थ्योरी है वो 6 पॉइंट पर डिपेंड करती है, आपके 6 पॉइंट पर डिपेंड करते हैं कि डाल्टन की थ्योरी क्या है। आपको सबसे पहली बात बताई गई कि हर एक जो एटम होता है वो इंडिविजुअल होता है, यानी कि अगर सोने का एटम होगा तो सोने का एटम पाया जाएगा, उसमें चांदी का तो एटम पाया नहीं जाएगा। जो चांदी का मटेरियल होगा उसमें चांदी का एटम पाया जाएगा, उसमें सोने का एटम नहीं पाया जाएगा। तो हर एटम के जो होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, ठीक। अच्छा, ये क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, देखो पहली चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी बात बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, ये भी कोई नई बात है। अगर मान लो 2 इंसान हैं तो दोनों के बारे में अलग अलग बात होगी, दोनों की कुछ खूबियाँ होंगी, कुछ खामियाँ होंगी, कुछ कमियाँ होंगी, अलग अलग होगा सबका, दोनों का एक जैसा तो हो ही नहीं सकता। तो डाल्टन जी ने यही बताया कि किसी भी एटम के बारे में, किसी भी यानी कि एटम के बारे में जब आप पढ़ोगे तो हर एक एटम की अपनी फिजिकल और अपनी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। और चीज़ें क्या बताएं कि एटम कभी भी जब जुड़ेंगे, जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो बिल्कुल स्मॉल नंबर में जुड़ेंगे, बिल्कुल स्मॉल नंबर में जुड़ेंगे। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन का 2 था और ऑक्सीजन का 1 एटम मिल गए, वैसे होता तो ऑक्सीजन के 2 एटम और हाइड्रोजन का 1 एटम होता है, ऐसे मिलते हैं, लेकिन फार्मूला बनने के बाद वो H2O हो जाता है। तो हमेशा किस में यानी कि जुड़ेंगे किस में, ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन का 1000 ऑक्सीजन का 5000, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी कि हमेशा जब भी जुड़ेंगे तो कैसे में जुड़ेंगे, स्मॉल नंबर में जुड़ेंगे, हमेशा ही स्मॉल नंबर में जुड़ेंगे। ये चीज़ें क्लियर करो। यानी कि जब भी कोई भी बॉन्डिंग बनेंगे तो कैसे, यानी कि उनके फॉर्मूले जो बनेंगे वो एटम के बिल्कुल स्मॉल नंबर कंबाइन करके ही बनते हैं। क्लियर, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, हमेशा कंबाइन होंगे स्मॉल नंबर में। हर एक यानी कि जो एटम होता है वो इंडिविजुअल होता है, उसमें यानी कि जो एटम होता है वो अलग अलग, यानी कि हर एक केमिकल की फिजिकल और प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग होती है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि एटम के बारे में लवाइजियर यानी कि जॉन डाल्टन ने कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई। अच्छा, जॉन डाल्टन के बाद उन्होंने अपने एटम के बारे में समझाने के बाद वो चले अब किस, यानी कि वो भी अपना काम खत्म पे चले गए। उसके बाद आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया, ये थोड़े से ज़्यादा पहुँचे हुए साइंटिस्ट थे। शुरुआत किसने करी, शुरुआत का श्रेय किसको जाता है, लवाइजियर को जाता है। उसके बाद आए कौन, जॉन डाल्टन के बाद आए रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड की अपनी ही प्रैक्टिकल थ्योरी चली। उन्होंने क्या किया, एक एटम की स्टडी करी। उन्होंने एटम को डिस्कवर नहीं किया, ना एटम के बारे में बताया, उन्होंने एटम की ही स्टडी करी। और यानी कि सबसे पहले यानी कि लवाइजियर ने और जॉन डाल्टन ने क्या बताया कि एटम क्या है कि एक ऐसा इंडिविजुअल पार्टिकल है जिसके हम डिवाइड नहीं कर सकते, और एटम जो है बिल्कुल एंडिंग पार्ट है। जैसे कि घर का एक अंतिम छोर होता है, उसके आगे आपका घर नहीं होता, एक सीढ़ी का अंतिम सीढ़ी होती है, उसके आगे सीढ़ी नहीं होती। तो यानी कि रदरफोर्ड ने क्या किया, उसी सीढ़ी की स्टडी करने शुरू किया, इसके आगे भी कोई रास्ता हो सकता है या नहीं हो सकता। अब उसके बाद उन्होंने अपने जॉन डाल्टन की थ्योरी खत्म। इसके बाद आए रदरफोर्ड ने क्या किया, एक एटम की स्टडी करना शुरू किया। अब सबसे बड़ा यानी कि यहाँ से क्या हुआ, यानी कि पहले साइंटिस्ट ये मानते थे, पहले के साइंटिस्ट ये मानते थे कि एटम क्या है, बिल्कुल एकदम फिक्स है, आप उसके आगे जा ही नहीं सकते, एटम फिक्स है, आप उसके आगे नहीं जा सकते। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या किया, इसको नकार दिया। रदरफोर्ड ने कहा नहीं, एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल हो सकते हैं। एटम के अंदर यानी कि जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो एटम के अंदर भी कुछ ना कुछ होगा, एटम के अंदर भी कुछ ना कुछ होगा। इसके बाद आते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट आते हैं और ये फिर बताते हैं कि इसके बारे में, एटम की स्टडी करते हैं। और ये एटम की स्टडी करने के लिए एक एटम को लेते हैं। उन्होंने एक एटम लिया और एटम को कहा कि मैं इसके बीच में देखूंगा, इसके बीच में क्या चीज़ है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल बीचों बीच में, यानी कि मैं इसमें क्या, यानी कि मैं इसको क्या करूंगा, इसको तोड़ूंगा। यानी कि पहले के साइंटिस्ट क्या बता के चले गए थे कि अब इसको तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने क्या किया, मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा। अब जब तोड़ने की कोशिश करेंगे तो अब उतनी छोटी चीज़ों को कैसे तोड़ा जाए, तो उन्होंने लिया गामा रे,
यानी कि दुनिया में अगर किसी भी, यानी कि देखो रेज होती हैं, जैसे कि आपकी जो मोबाइल जो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, जो नेटवर्क है, वो रेज होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो छेदने की ताकत, यानी कि पेनिट्रेट करने की जो ताकत होती है, वो होती है गामा रेज में। यही गामा रेज क्या हुआ था, जब एटम बम फटता है तो इसी में से क्या निकलती है, गामा रेज निकलती है, जो बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव होती है। जब एटम बम फटता है तो इसी में गामा रेज होती है, और ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है कि आपकी बॉडी में जो सेल होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, सेल के बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, इस इन्फॉर्मेशन को ये गामा रेज डिलीट कर देता है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में अगर गामा रेज मारी जाए तो जहाँ तक वो गामा रेज जाएंगी वहाँ तक आपकी इन्फॉर्मेशन को डिलीट करता हुआ चला जाएगा। तो उन्होंने सबसे, यानी कि उन्होंने यही और भी रेस थी, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रेफर किसको किया, गामा रेस को, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट करने की ताकत किसके पास थी, गामा रेस के पास थी। तो उन्होंने क्या लिया, गामा रेस लिया। अब उनको एक एटम भी चाहिए था कि एटम भी भैया देखें क्या चीज़ है। तो एटम के लिए, यानी कि एटम तो ले लिया, अब उनको पेनिट्रेट करने के लिए कोई एटम चाहिए था, उन्होंने लिया गोल्ड फॉइल। दुनिया में उन्होंने देखा कि मेरे को सबसे ज़्यादा पतली लेयर किस चीज़ की मिलेगी, दुनिया में सबसे ज़्यादा पतली लेयर किस चीज़ की मिलेगी, तो उनको दुनिया में सबसे ज़्यादा पतली लेयर उनको गोल्ड फॉइल मिली। गोल्ड फॉइल जब उन्होंने लिया तो वो भी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कम था वो गोल्ड फॉइल था, लेकिन फिर भी वो इतना मोटा था कि एक के ऊपर अगर एक एटम को हम रख दें तब भी वो उतने मोटा था। 1000 परमाणुओं के मोटाई, एटम के मोटाई के बराबर वो क्या था, गोल्ड फॉइल था। क्योंकि इससे पतली परत उनको दुनिया में मिली ही नहीं, इसी वजह से उन्होंने किसको लिए प्रेफर किया, गोल्ड फॉइल को ही प्रेफर किया, क्योंकि इससे पतला उनको कुछ मिला ही नहीं। अब इनके प्रैक्टिकल को देखते हैं, इनका प्रैक्टिकल कैसे चला। इन्होंने अपने प्रैक्टिकल में क्या किया, देखो उन्होंने क्या लिया, एक एटम लिया, इसको हम एटम मान लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इस एटम को, ये हम एटम बना लेते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपना एक इक्विपमेंट रखा, यहाँ पे अपना एक इक्विपमेंट रखा जिससे गामा रेज निकलती थी, और यहाँ से इन्होंने इस पर गामा रेज को मारना शुरू किया। यानी कि यहाँ से क्या लग रही है, इनके पास गामा रेज लग रही हैं, यानी कि ये गामा रेज लग रही हैं, इस एटम के ऊपर गामा रेज लग रही हैं। तो उनको ये पता था कि जो एटम होगा वो कैसा होगा, खाली होगा। तो इस बात को लेकर तो वो बिल्कुल क्लियर थे कि एटम खाली होगा। तो उनकी ज़्यादातर जो रेखाएं, यानी कि ज़्यादातर जो उन्होंने गामा रेज मारी, बिल्कुल उसको चीरते हुए बिल्कुल सीधा निकल गई, यानी कि इधर से सीधी रेखा से वो निकल गई। लेकिन उनको जब आश्चर्य किस बात का हुआ, जब बिल्कुल बीच में गए, वो जब बिल्कुल एटम के बिल्कुल बीच में गए तो उनको कुछ हल्का हुआ कि वो लाइनें टेढ़ी आ रही हैं, कुछ लाइनें टेढ़ी, जैसे कि मान लो कोई, अगर मैं यहाँ से बॉल फेंकूँ, कोई अगर बॉल फेंकूँ किसी चीज़ को, अगर कुछ रास्ते में नहीं होगा तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, लेकिन अगर कोई चीज़ होगी या बिल्कुल साइड में टकराएगी तो हल्का सा अपना रास्ता टेढ़ा करेगी। अगर देखो वही हुआ, अगर ये बिल्कुल साइड में टकराएगी तो अपना रास्ता टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन जब बिल्कुल बीचों बीच उन्होंने, जब एटम के बिल्कुल बीचों बीच में उन्होंने एटम को मारा, यानी कि जब उसके गामा रेज बिल्कुल एटम के बिल्कुल बीचों बीच में लगी, तो वो गामा रेज रिटर्न हो गई, वो गामा रेज रिटर्न हो गई। इनसे उन्होंने अपने थ्योरी में क्या चीज़ें बताई कि एटम का जो ज़्यादातर भाग है, एटम का जो ज़्यादातर भाग है वो कैसा है, खोखला है। यानी कि एटम, यानी कि खोखला इसलिए वजह से निकल गया, लेकिन इसके बीच में कैसा है, इसके बीच में बिल्कुल इसका सारा बाहर कहाँ है, यानी कि सारा इसका मास कहाँ पर है, बीच में है, इसका सारा मास कहाँ है, बीच में है। इसी वजह से इसको क्या, यानी कि इन्होंने किसकी खोज करी, अच्छा जब उन्होंने बीच में देखा कि तो उन्होंने करी न्यूक्लियस की खोज, ठीक है। उन्होंने कहा कि एटम की डिस्कवर किसने करी, लवाइजियर ने। उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन किसने कर दिया, रदरफोर्ड ने। उसने किसने करा, डाल्टन ने। और रदरफोर्ड ने क्या किया, उस एटम के अंदर भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल को खोज निकाला, जिसका नाम क्या दिया उन्होंने, न्यूक्लियस नाम दिया। यानी कि एटम के बिल्कुल बीच वाले भाग को क्या नाम दिया, न्यूक्लियस दिया। और ये भारी था, और जो चीज़ें भारी होती है उसको पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। यानी कि न्यूक्लियस को किस चीज़ से डिनोट करा उन्होंने, पॉजिटिव चीज़ों से डिनोट करा। यानी कि न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिव है। यानी कि उन्होंने, यानी कि अगर देखा जाए तो रदरफोर्ड ने किसकी खोज करी, रदरफोर्ड ने किसकी खोज करी, पॉजिटिव, यानी कि न्यूक्लियस की खोज करी। और न्यूक्लियस के ऊपर उसको चार्ज कैसा बताया, पॉजिटिव चार्ज बताया। न्यूक्लियस की खोज का श्रेय किसको जाता है, न्यूक्लियस की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। और रदरफोर्ड ने उस न्यूक्लियस का चार्ज कैसा बताया, पॉजिटिव चार्ज बताया। यानी कि उन्होंने बताया कि सारा एटम जो है वो खोखला है, और जो यानी कि सारा भार जो एटम का वो कहाँ है, न्यूक्लियस में है। और न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ये चीज़ें क्लियर, न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। इतनी बातें बता के, अच्छा अब यहाँ से कुछ चीज़ें आपको सीखनी है। यहाँ से अब देखो, अब एटम की स्टडी क्या कहलाती है,
न्यूक्लियस की स्टडी क्या कहलाती है उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अच्छा न्यूक्लियस की स्टडी क्या कहलाती है, एटम की स्टडी क्या कहलाती है उसके बारे में देख लेते हैं। एटम की स्टडी कहलाती है फर्मी, ठीक है, एटम की स्टडी कहलाती है फर्मी। क्लियर हो ना, एटम की स्टडी क्या कहलाती है बताओ, ठीक है, फर्मी या कुछ और कहलाती है, ठीक है, पक्का फर्मी होता है ना, नहीं क्या पता, आपने बोला ठीक है, फर्मी इसके देखो जो इसका जो एटम होता है, जो इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसकी रेडियस को मापा जाता है फर्मी में। रेडियस, हाँ, रेडियस को मापा जाता है फर्मी में, ठीक है। जो एटम का जो रेडियस होता है इसको मापा जाता है फर्मी में। और एटम को किसे मापा जाता है, एटम को मापा जाता है एंगस्ट्रॉम में। यानी कि अगर आपको इसका रेडियस मापना है, न्यूक्लियस का रेडियस मापना है, तो किसे मापोगे, फर्मी में। किसमें, फर्मी में, न्यूक्लियस का, हाँ, न्यूक्लियस का किसे मापोगे, फर्मी में। लेकिन अगर आपको पूरा इसका मापना है, पूरा उसका यानी कि एटम कितना है, इसका रेडियस मापो तो एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, उसको मापते हैं हम लोग एंगस्ट्रॉम में, उसको हम लोग एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। न्यूक्लियस की यानी कि न्यूक्लियस की रेडियस को किस में, फर्मी में, और पूरे एटम को एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। अच्छा सबसे छोटा एटम किसका होता है, हाइड्रोजन का। कितना होता है, 10 की पावर -11। ये कितना छोटा होता है बताऊँ, देखो अगर आप 10 के देखो कोई एक टुकड़ा है, कोई आपका एक एटम है, कोई आपका एक एटम है, इसके टुकड़े, ठीक है, देखो कोई एक टुकड़ा है हाइड्रोजन का, कोई सुन लो, कोई एक टुकड़ा है, उसके बारे में इसके देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतने टुकड़े कर दो, इतने टुकड़े कर दो, जो उसका एक टुकड़ा होगा वो होगा हाइड्रोजन का एटम। इतना छोटा होता है। किसको, एटम की स्टडी है ही नहीं। किसको, एटम को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में इसको मापते हैं, और इसके जो रेडियस होता है इसको मापते हैं हम लोग फर्मी में। एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है पूरा एटम, और फर्मी में मापा जाता है इसका रेडियस, ठीक है। ठीक, अच्छा अभी ऐसा तो नहीं है कि न्यूक्लियस में कुछ चीज़ें नहीं पाई जाएंगी। देखो अब जब एटम को हमने एटम के अंदर न्यूक्लियस ढूंढ लिया, तो न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ ना कुछ होगा। स्टडी करेंगे तो आगे पता लगेगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें पाई जाती है उसको न्यूक्लियन कहा जाता है। जो चीज़ें इस न्यूक्लियस के अंदर पाई जाएंगी उसको न्यूक्लियन कहते हैं। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट को क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। यानी कि जो भी चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर पाई जाएगी उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाली चीज़ों को न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली चीज़ें न्यूक्लियन कहलाती है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली चीज़ें क्या कहलाती है, न्यूक्लियन कहलाती है। न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली चीज़ें न्यूक्लियन कहलाती है। अच्छा इसमें एक छोटी सी गलती हो गई थी, यहाँ पे 10 की पावर -11 की जगह 10 की पावर -15 होगा, जो दुनिया का सबसे छोटा एटम है, -15 होगा, ठीक है। न्यूक्लियन क्या कहलाता है, जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली चीज़ें न्यूक्लियन कहलाती है। न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली चीज़ें न्यूक्लियन कहलाती है। अच्छा न्यूक्लियस की स्टडी, अच्छा इसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में किसमें पढ़ते हैं, न्यूक्लियस के बारे में फर्मी में, एटम के बारे में एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, ठीक है, क्लियर। अच्छा मुझे बताओ न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो पूरा कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा जब मान लो जिसकी तादाद ज़्यादा हो तो उसको उसी नाम से जानते हैं, जिसकी तादाद ज़्यादा हो उसको उसी नाम से जानते हैं। जैसे कि मान लो अभी इस टाइम पे जिस भी क्लास के बच्चे बैठे पड़े हैं उनकी संख्या अगर ज़्यादा है तो उसको भी हम उसी नाम से जानेंगे, उसी नाम से जानते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा भार किसका होता है, इसमें सबसे ज़्यादा भार किसका होता है, न्यूक्लियस का सबसे ज़्यादा भार होता है। न्यूक्लियस में ही सारा भार होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यानी कि एटम कैसा, एटम के ऊपर पूरा चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर अगर सारा भार कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए पूरा एटम के ऊपर ही भार किसका होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। यानी कि ऑटोमेटिक उसके ऊपर भी चार्ज कैसा लग जाता है, पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि अगर आपसे पूछे कोई कि एटम के ऊपर चार्ज कैसा, यानी कि एटम पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। और ये सारा पॉजिटिव कहाँ से आया, इसका न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि एटम का सारा भार कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ी सी कॉमेडियन टाइप की स्टडी है, उसको थोड़ा सा देख लो।
बहुत देखो बेहतर तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी क्या होता है एटम के अंदर। अच्छा, अब चीज़ें क्या हो गई, रदरफोर्ड ने क्या किया, न्यूक्लियस की खोज कर दी, पॉजिटिव चार्ज बता दिया, वो घर जाके सो गए। अब उनके पास कोई भी काम धंधा नहीं था, साइंटिस्ट बन गए। अब साइंटिस्ट बन गए तो लोग, अब दूसरे लोग भी वही जाएंगे। पहले देखो जैसे कि सबसे पहले किसने खोज करी, सबसे पहले एटम की स्टडी किसने शुरुआत करी, किसने, लवाइजियर ने। उसके बाद कौन आया, जॉन डाल्टन आए। जॉन डाल्टन के बाद रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने कहाँ तक पहुँच गए, न्यूक्लियस तक पहुँच गए। अब रदरफोर्ड के बाद भी अलग साइंटिस्ट आएंगे जो अलग, यानी कि अब दूसरे लोग कहाँ ढूंढेंगे, एटम की स्टडी करेंगे, न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे, न्यूक्लियस की करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा क्या चीज़ बताई उन्होंने, न्यूक्लियस बताया। तो अब न्यूक्लियस बनाते हैं, न्यूक्लियस बना लिया। ये चार्ज कैसा होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जो साइंटिस्ट आए वो गोल्डस्टीन आए, वो आए गोल्डस्टीन। अब आए साइंटिस्ट गोल्डस्टीन। हाँ, इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस की स्टडी करना शुरू किया। इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस की स्टडी करना शुरू किया, क्योंकि रदरफोर्ड ने केवल क्या किया था, न्यूक्लियस के बारे में बताया था, लेकिन उसकी स्टडी नहीं करी थी। अब गोल्डस्टीन ने क्या किया कि वो किसकी खोज करना शुरू किया, न्यूक्लियस की खोज करना। जैसे कि एक छोटा सा बालक होता है, कोई चीज़ अगर एक बॉल दी उसको, आप इस तरीके से समझो, एक बॉल दी उनको। अब बॉल पे क्या किया उन्होंने, अपने नाखूनों से नोचना शुरू कर दिया। उनके हाथ में कोई चीज़ आ गई, उनके हाथ में कोई चीज़ आ गई। अब कोई चीज़ जब आई तो उन्होंने अपने बड़ों को दिखाया कि भैया ये देखना, ये आपका, ये न्यूक्लियस इसी का पार्ट है क्या, ये आपका न्यूक्लियस है क्या। तो वो कहेगा नहीं, ये न्यूक्लियस तो नहीं, कहाँ से मिला। तो जी ये आपने बॉल दी थी, उसी के अंदर खेल रहे थे, उसी के अंदर न्यूक्लियस मिला। अब कहा कि हमारा पार्ट तो नहीं है, तो कहा मिला तो इसी में से है। जब इसी में से मिला है तो हम इसका एक नया नाम देंगे। अच्छा, जो भी चीज़ याद रखना, जो भी चीज़ न्यूक्लियस के अंदर से मिलेगी वो हमेशा कैसे चार्ज होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी। जो भी न्यूक्लियस के अंदर से जो भी चीज़ मिलेगी, चार्ज कैसा होगा उसके ऊपर, पॉजिटिव का। तो गोल्डस्टीन, जो गोल्डस्टीन थे, गोल्डस्टीन किसकी स्टडी कर रहे थे, न्यूक्लियस की। और न्यूक्लियस की स्टडी करते करते इनको एक चीज़ मिली, मान लो ये एक अलग सी चीज़ है, ठीक है, ये एक अलग सा पार्टिकल है। इनकी स्टडी जब इन्होंने की तो ये चीज़ इनको उठा के ये देखा, भैया ये आप ढूंढ रहे थे, ये क्या चीज़ है, किसके पास गए, न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे थे। अच्छा, न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड के पास गए, रदरफोर्ड के पास गए, ये देखो ये आपके न्यूक्लियस से मिला है, ये आपके न्यूक्लियस का ही पार्ट है क्या। हाँ, गोल्डस्टीन, देखो गोल्डस्टीन सर जी गए किसके पास, उन्होंने स्टडी किसकी शुरू करी, न्यूक्लियस की। जब न्यूक्लियस की स्टडी करी, उनको एक अलग सा पार्टिकल मिला, एक अलग सा पार्टिकल मिला। इसको लेके गए किसके पास, रदरफोर्ड के पास। रदरफोर्ड से कहा कि ये आपका न्यूक्लियस है क्या। कहा न्यूक्लियस जैसा तो नहीं दिखता, कहा न्यूक्लियस जैसा तो नहीं दिखता। कहा कहाँ मिला, कहा न्यूक्लियस में मिला। कहा ये मेरे मतलब मैंने इसके बारे में नहीं जानता। कहा कि मैंने इस चीज़ को खोजा है तो मैं भी एक साइंटिस्ट हो गया। कहा कि मैंने इस चीज़ को खोजा है तो मैं भी क्या हो गया, एक साइंटिस्ट हो गया। और इसका नाम इन्होंने दे दिया प्रोटॉन। इसका नाम दे दिया इन्होंने, प्रोटॉन नाम दे दिया। हाँ, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज करी। और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि मिला कहाँ, किसके ऊपर मिला, न्यूक्लियस के पास मिला। जब न्यूक्लियस के पास मिला तो चार्ज भी कैसा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अच्छा, अगर यही काम इसकी स्टडी को थोड़ा रदरफोर्ड, रदरफोर्ड अगर थोड़ा सा और मेहनत कर लेता, अगर इसी के बारे में थोड़ा सा और स्टडी कर लेता तो रदरफोर्ड को ही मिलता, तो हमें दो नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब दो नाम याद है तो अब जब अलग उन्होंने, भैया इसी वजह से कोई भी काम करो तो परफेक्ट तरीके से पूरा करके करो, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा करके छोड़ दिया। कभी भी सक्सेस को ये मत समझो कि हमें यहाँ तक पहुँच गए, हमें सक्सेस मिल गई। उसको आगे तक आप लेके जाओ अपने, उसकी जब तक आप कैपेबिलिटी है कि हम ये कर सकते हैं। रदरफोर्ड के पास ये कैपेबिलिटी थी कि वो न्यूक्लियस की खोज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करी, जिसका फायदा किसको मिला, गोल्डस्टीन को मिला। यानी कि आपकी अपॉर्चुनिटी, अगर आपने किसी चीज़ को डाउन कर दिया तो आपकी अपॉर्चुनिटी को कोई और छीन के ले जाएगा और नाम उसका हो जाएगा, आपका कोई भी नाम नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना हमेशा, ठीक है। तो प्रोटॉन की खोज किसने करी, गोल्डस्टीन ने करी। अब गोल्डस्टीन देखो, अब गोल्डस्टीन भी क्या था, अपने आप को साइंटिस्ट बन गया, कहते भैया हम भी साइंटिस्ट हैं, हम भी जा रहे हैं अपने घर, ये भी अच्छा, अगले साइंटिस्ट आए जे चैडविक। अगले साइंटिस्ट आए जे चैडविक आए, जे चैडविक। अगले साइंटिस्ट आए जे चैडविक नाम के साइंटिस्ट आए। अच्छा, इन्हों को ये भी स्टडी कहाँ, देखो हर कोई कहाँ खोज रहा है, हर कोई किसके बारे में, किसमें खोज रहा है, न्यूक्लियस के अंदर खोज रहा है। न्यूक्लियस के अंदर इनको एक, भैया न्यूक्लियस के अंदर स्टडी करनी शुरू करी। इनको भी एक
चीज़ मिली, वो किसके पास गए पहले? भैया गोल्डस्टीन के पास गए। ये भैया ये जो है ये आपका है क्या? ये वाला ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ये आपका है क्या? नहीं कहा। हाँ देखो अभी तो क्या है, देखो अभी इससे पहले क्या है, देखो एक यहाँ पे न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस की मैं स्टडी यानी कि एक एटॉमिक पार्टिकल उसने ढूंढा, किसने? गोल्डस्टीन ने जब ढूंढा तो किसके पास गया वो? रदरफोर्ड के पास गया। रदरफोर्ड ने कहा कि भैया ये मेरा न्यूक्लियस के अंदर मेरे को नहीं पता क्या है ये, और उसने कह दिया कि भैया मैं अभी एक साइंटिस्ट बन के, नाम क्या दे दिया उसने? प्रोटॉन नाम दे दिया, नाम प्रोटॉन मिल गया। अच्छा अब कौन आए? जे चैडविक आए। ये इन्होंने भी किसकी स्टडी करना शुरू किया? न्यूक्लियस की, और इनको भी एक नया पार्टिकल मिला। जब नया मिला तो इनको पता नहीं था, तो ये किसके पास गए पहले? जे चैडविक के, उसके पास गए गोल्डस्टीन के पास। गोल्डस्टीन से पूछा कि ये तुम्हारा वाला प्रोटॉन है क्या? क्या दिखने में तो नहीं लग रहा कि मेरे वाला प्रोटॉन है। कहा कि हम चलते हैं किसके पास? रदरफोर्ड के पास, शायद उनका कुछ न्यूक्लियस हो ये। वो कहा कि हम न्यूक्लियस के, कहा कि ये मैं इसके बारे में नहीं जानते कि क्या है। कह दिया हम भी एक नए साइंटिस्ट बन गए। कहा हम भी एक नए साइंटिस्ट बन गए, और इनका नाम इन्होंने दे दिया क्या? बता सकते हो क्या दिया? इनका नाम इन्होंने न्यूट्रॉन दे दिया। ठीक है, इसका नाम क्या दिया? न्यूट्रॉन दे दिया। इसका नाम क्या दे दिया? न्यूट्रॉन दे दिया। ठीक है, इनका नाम इन्होंने न्यूट्रॉन दे दिया। यानी कि अब देखो आप तीन, अब किसके, देखो अब आपने क्या चीज़ें पढ़ ली? देखो यही चीज़ें था। सबसे पहले क्या पढ़ा? अगर बैक में चल के थोड़ा सा रिवाइज, सबसे पहले लवाइजियर आया, उसने एटम की स्टडी की, यानी कि एटम के बारे में बताया कि एटम ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद जॉन डाल्टन आए, एटम के बारे में और एक्सप्लेन करके बताया कि ये होता है। उसके बाद रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज करके छोड़ दी। उसके बाद जब न्यूक्लियस छोड़ दिया, उसके बाद कौन आए? गोल्डस्टीन ने किसकी खोज करी? प्रोटॉन। फिर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था? जे चैडविक। ये भी न्यूक्लियस में स्टडी कर रहे थे। क्या मिला इनको? न्यूट्रॉन मिला। एक सरफिरा और आया, एक साइंटिस्ट और आए, एक सरफिरा और है, इनका नाम था जे थॉमसन। ठीक है, इनका नाम था जे थॉमसन। इनका नाम था जे थॉमसन। ये सरफिरे थे। ये थोड़ा कह रहा मैं सबसे अलग करूंगा, मैं सबसे अलग स्टडी करूंगा। सब लोग कहाँ ढूंढ रहे थे? सब लोग ढूंढ रहे थे न्यूक्लियस में। कहा मैं बाहर ढूंढूंगा, कहा मैं एटम के बाहर ढूंढूंगा। एटम के बाहर जब ढूंढ रहे थे, एटम के बाहर वो ढूंढ रहे थे अपना, इनको बाहर ढूंढते ढूंढते कोई व्यक्ति चहलकदमी करता हुआ मिला, उसको पकड़ लिया, और पकड़ के लेके गए। कहाँ पकड़ के लेके? किसके गए? किसके पास? पहले जे चैडविक के पास। जे चैडविक से पूछा कि तुम्हारा वाला है क्या? कहा कि न्यूट्रॉन है क्या? कहा नहीं, न्यूट्रॉन जैसा तो नहीं लग रहा। कहा कहाँ ढूंढे? कह रहा यहीं न्यूक्लियस के बाहर घूम रहा था, ये इसको पकड़ लाए हूँ। गोल्डस्टीन के पास गए, तुम्हारा वाला है क्या? कहा नहीं भाई, मेरा वाला प्रोटॉन भी नहीं है, ये अलग ही दिख रहा है। रदरफोर्ड के पास गए, कहा कि ये न्यूक्लियस है क्या? कहा न्यूक्लियस तो नहीं है, ये अलग ही चीज़ दिख रही है। कहा कि हम भी एक नए साइंटिस्ट बन गए। इसका नाम दे दिया इन्होंने इलेक्ट्रॉन। इन्होंने इसका नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। और याद रखना, जो भी न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो न्यूक्लियस के बाहर मिलेगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। वो चार्ज कैसा? नेगेटिव। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन की खोज किसका? इलेक्ट्रॉन किसने खोजा? इलेक्ट्रॉन किसने? प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन किसने खोजा? गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन? जे चैडविक ने खोजा। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो गई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज कर दी। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको शॉर्ट टर्म में अगर देख लें तो इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं, न्यूक्लियस को किसी चीज़ से डिनोट नहीं करते। न्यूक्लियस कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक। ठीक है, इस तरीके से आप ये चीज़ें आप देख लोगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जो घर में बैठा रहेगा वो ज़्यादा मोटा, या जो घर में ये एकदम घर से बाहर दौड़ता रहेगा वो ज़्यादा मोटा? जो घर के बाहर ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा मोटा। यानी कि हल्का कौन होगा? जो घर के बाहर होगा। और जो घर में बैठा होगा वो मोटा होगा, जाहिर सी भारी होगा। और जो दौड़ रहा होगा हमेशा, वो कैसा चार्ज? भैया वो हल्का होगा। यानी कि अगर मैं इन तीनों चीज़ों में पूछूं, तो बताओ सबसे हल्का कौन होगा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये कहाँ है? बाहर घूम रहा है, और चार्ज भी कैसा? नेगेटिव। अच्छा, प्रोटॉन कैसा? प्रोटॉन कहाँ बैठा हुआ है?
अंदर बैठा हुआ है, ये भी भारी होगा। न्यूट्रॉन अंदर बैठ यही भारी होगा। अच्छा, एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों ही कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। बस चार्ज इनका अलग होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही बराबर होते हैं, एक के ऊपर चार्ज प्लस का, एक के ऊपर चार्ज माइनस का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही बराबर होते हैं, एक के ऊपर चार्ज प्लस का और एक के ऊपर चार्ज माइनस का होता है। ठीक, एक के ऊपर चार्ज प्लस का और एक के ऊपर चार्ज माइनस का, एक के ऊपर चार्ज प्लस का और एक के ऊपर चार्ज माइनस का होता है। ठीक है। अच्छा, अब रदरफोर्ड के अब बहुत सारे लोग इसके ऊपर स्टडी करने लग गए। ठीक है, आपने तीन सब एटॉमिक पार्टिकल तो ढूंढ लिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो ढूंढ लिया, लेकिन आपने ये बताया कि आपका ये जो न्यूक्लियस है ये तो आपका बीच में है, न्यूक्लियस जो है ये तो आपका बीच में है, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर चक्कर लगा रहे हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चक्कर लगा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो इलेक्ट्रॉन एक समय यहां पर होगा, जो इलेक्ट्रॉन एक समय यहां होगा, ये चक्कर लगाते एक समय ये न्यूक्लियस पे आ जाएगा, और कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव पॉजिटिव अगर मिल जाता है तो ब्लास्ट होता है। आपने इलेक्ट्रिसिटी में भी इस चीज़ को पढ़ा है कि नेगेटिव पॉजिटिव मिलेंगे तो ब्लास्ट होना तय है। तो उन्होंने कहा कि अब ये रदरफोर्ड का मॉडल था, ये इन्होंने क्या बताया था? रदरफोर्ड वाला मॉडल था। तो रदरफोर्ड से जब ये पूछा गया कि भैया ये आपका एटम था, आपने बताया कि भैया ये पॉजिटिव वाला आपने बता दिया, ठीक है, आप मान लिए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी इसमें था, हमने ये भी मान लिया। इलेक्ट्रॉन यहाँ मिला, हम ये भी मान लेते हैं, लेकिन ये क्या है? ये स्टेबल नहीं है। ये दोनों तो कह दिए स्टेबल है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, यानी कि अपनी जगह ये फिक्स नहीं है। अब ये अपनी जगह फिक्स नहीं है, तो अगर ऐसे ही चलते रहा तो ये तो न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, और न्यूक्लियस से टकराने के बाद फिर सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस बात का जब इस चीज़ की थ्योरी जो यानी कि रदरफोर्ड नहीं समझा पाए, और ये इकलौती ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड के मॉडल की। ये एक इकलौती ड्रॉबैक है रदरफोर्ड के मॉडल की, कि रदरफोर्ड इस चीज़ को समझा ही नहीं पाए कि ये जो है कि वो न्यूक्लियस तक क्यों ये आ गया था, क्या होगा, इस तरीके से समझा ही नहीं पाए। तो इसको अच्छा, ये सवाल पूछा था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, ये सवाल पूछा था मैक्सवेल ने। ये पूछा था रदरफोर्ड से। मैक्सवेल साइंटिस्ट नाम थे, मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने सवाल पूछा रदरफोर्ड से, रदरफोर्ड के पास इसका जवाब नहीं था, और यही था रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां या फिर रदरफोर्ड का मॉडल के ड्रॉबैक, कि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते इलेक्ट्रॉन अपने बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते अगर वो न्यूक्लियस से टकरा गए तो क्या होगा, या फिर वो न्यूक्लियस से क्यों नहीं टकराते। तो इसका उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। तो इसका जवाब देने के लिए यानी कि अगर कोई किसी से जवाब पूछे वो उसका जवाब ना दे पाए, तो कोई ना कोई तो आता है, कोई होशियार इंसान आता है। तो आए, उसमें साइंटिस्ट आए बोरबरी, साइंटिस्ट का नाम था बोरबरी। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था बोरबरी। इन्होंने अपना एक अलग मॉडल दिया। इन्होंने यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसे काम करेंगे, यानी कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, क्या घूमता है, नहीं घूमता है, इसके बारे में उन्होंने अपना एक मॉडल दिया, जिसको कहते हैं बोर मॉडल। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस अपनी जगह रहेगा, मैं उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करूँगा। न्यूक्लियस अपनी जगह रहेगा क्योंकि मैं उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करूँगा। छेड़छाड़ किसका? मैं अपने तरीके से बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से अपने यानी कि घूमते रहते हैं और अपनी एनर्जी भी लूज नहीं करते। उन्होंने कहा कि ऐसे करके हम 7 ऑर्बिट बनाते हैं। उन्होंने बनाया सर्कल, और सर्कल में कह दिया कि पहले सर्कल में उन्होंने फॉर्मूला दे दिया 2n का स्क्वायर। उन्होंने फॉर्मूला दिया 2n का स्क्वायर। कहा कि जितने इस फॉर्मूले में जो आप वैल्यू डालोगे, जितने भी नंबर पे वैल्यू डालोगे, तो ये देखो इन्होंने नाम दे दिया K L M N, आगे भी थे लेकिन आपको बेसिकली 4 ही पढ़ने रहते हैं, तो आप K L M N करके ही पढ़ लो। उन्होंने कह दिया कि पहले ऑर्बिट का नाम होगा K, फिर L, फिर M, फिर N। अच्छा, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे। तो कह दिया भैया कितने इलेक्ट्रॉन होंगे किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये डिसाइड कैसे होगा। ये फॉर्मूला दिया 2n का स्क्वायर। जैसे कि हम तीसरे नंबर का देखते हैं, तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 2 18, यानी कि तीसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18। कम चल जाएगा लेकिन आप ज़्यादा नहीं ला सकते।
अगर आप ज़्यादा लाओगे तो फिर अलग ही चीज़ हो जाएगी। ये पढ़ेंगे, ऐसा नहीं था कि केवल इतने ही रहते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम हो जाता है। तो उन्होंने लेकिन मैक्सिमम कितना बता दिया भैया, आप ज़्यादा करोगे तो अलग चीज़ें हो जाएंगी, कम होगे तो अलग चीज़ें हो जाएंगी। उन्होंने क्या बताया 18 जो यानी कि तीसरे ऑर्बिट में 18, तो ऐसे ही उन्होंने कह दिया के में कितने आएंगे 2, 8, 18 और 32। ये उन्होंने बता दिया भैया इसी तरीके से रहेंगे, कह देंगे। उन्होंने क्या बताया कि हर एक ऑर्बिट में फिक्स इलेक्ट्रॉन है, हर एक ऑर्बिट में फिक्स इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो वह अलग ही चीज़ें हो जाएंगी। केमिकल रिएक्शन करते समय हम इसको कम ज़्यादा देखते हैं किस तरीके से होगा, इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, इसे ये सारा बताया था बोरबरी ने। ठीक है, ये सारा मॉडल जो बताया था बोरबरी ने। 2, 8, 18, 32 का मॉडल यानी कि तरीका बताया और कह दिया ऑर्बिट पर। और ये चीज़ें कह दी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपने ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में जाना चाहता है, अगर अपना ऑर्बिट छोड़कर वो दूसरे ऑर्बिट में जाना चाहता है तो एनर्जी को गेन करो। अपने ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे बार अपने नीचे से वाले ऑर्बिट में जाना चाहता है तो एनर्जी को लूज करो। जैसे कि आप इसको क्लास के एग्जांपल से समझ सकते हो। आप 11वीं 12वीं जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो, आप मान लो 11वीं क्लास में भी पढ़ रहे हो, अगर आपको पहली क्लास में एडमिशन करना है तो आपका दिमाग माइंड वॉश करना पड़ जाएगा। आपके पास जो भी पावर है, जो भी एनर्जी है, सबको लूज कर दो और पहली क्लास में जाके बैठ जाओ। अपने से यानी कि 8वीं, आप 10वीं से 11वीं में आओ, 11वीं से आप 9वीं में आओ। जैसे भी आप नीचे की तरफ चलोगे तो माइंड को वॉश करते चलो, लेकिन आपको 11वीं से 12वीं में जाना है तो माइंड को अपग्रेड करते चलो। तो वही बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़कर, अपनी ऑर्बिट में रहेंगे तो फिक्स है, ठीक है, लेकिन अगर अपनी ऑर्बिट को छोड़कर अगर ऑर्बिट को डाउन करते हैं तो एनर्जी को लूज करना पड़ेगा। अगर अपनी ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे में जाते हैं तो एनर्जी को गेन करना पड़ेगा। ठीक है, जब अपनी एनर्जी को छोड़ेंगे तो लूज करना पड़ेगा, और जब अपनी एनर्जी को गेन करेंगे तो उसको अपने ऑर्बिट से ऊपर जाना है तो उसको गेन करना पड़ेगा। अब इस चीज़ को हम समझेंगे, ये बहुत बड़ा खेल है। आप इस चीज़ को जब समझोगे तो बहुत बड़ा खेल है, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आएंगी। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी समझ लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज़, आपको इलेक्ट्रॉन तो पता चल गया किसमें कौन सा ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चीज़ तो पता चल गई। ठीक है, ऑर्बिट का पता चल गया। ठीक है, अच्छा 4 होते हैं, होते ज़्यादा हैं, आपके 6 तक जाते हैं, 7 तक जाते हैं कि हाँ, लेकिन बेसिकली आपको 4 तक ही पढ़ना है। अच्छा, एक एटम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक एटम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसी चीज़ें होती हैं। यानी कि ऐसे एलिमेंट जो एक दूसरे को नष्ट कर दें, यानी कि ऐसे पार्टिकल, ऐसे एंटी पार्टिकल जो आपस में टकरा कर एटम को ही नष्ट कर देंगे, उनको हम लोग एंटी पार्टिकल कहते हैं। ऐसे पार्टिकल जो अपने चीज़ों को यानी कि उसी एटम में रह के एक दूसरे से टकरा जाएं तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग एंटी पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, यानी कि एंटी पार्टिकल क्या होते हैं, ठीक है, जो आपस में ही टकरा कर क्या हो जाएं, जो आपस में ही टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, अलग अलग तरीके के एंटी पार्टिकल होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ये तो मेन होते हैं, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अपनी क्लास के रिलेटेड नहीं पढ़नी है, वो आगे चल के पढ़ना है। लेकिन आप एक याद लो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया और ये पॉजिट्रॉन से जब ये प्रोटॉन हो गया, ये पॉजिट्रॉन से जब टकरा जाता है ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर। अच्छा, अब थोड़ा देख लेते हैं बोरबरी, इनका मॉडल। बोरबरी का तो मॉडल क्लियर हो गया होगा। बोरबरी का क्या मॉडल था, 2n का स्क्वायर। ये चीज़ें याद रखना, 2n का स्क्वायर। लेकिन अब जो चीज़ें करवा रहा हूँ ये थोड़ा दिमाग में बढ़िया तरीके से बिठा लेना। ठीक है, अच्छा, अगर देखो प्लस का साइन हमेशा किसको दिखाता है, अमीरी को। यानी कि आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप किसी को दे रहे हो तो प्लस में लगाओगे कि अपने पास माइनस में लगा दोगे, भैया है तभी तो दे रहा हूँ, जब है तभी तो दे रहा हूँ। यानी कि जब कोई चीज़ किसी को दी जाएगी तो प्लस में, और जब किसी चीज़ से ली जाएगी, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से ली जाएगी तो माइनस में। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसके बाद फिर आपको इस चीज़ के बारे में क्लियर कराता हूँ। देखो, दुनिया में 118 एलिमेंट की डिस्कवरिंग हो चुकी है। यानी कि डिस्कवर कितने एलिमेंट हुए हैं, 118 एलिमेंट के डिस्कवर हो चुके हैं। ये 118 के, देखो अब सब 118 के नाम दिए गए होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सारी चीज़ें पढ़ते होंगे। उसी तरीके से सबको एक एक नाम दिया है।
अब सबको, जैसे कि क्लास होती है, क्लास में सबका नाम होता है और क्लास में सबका एक रोल नंबर होता है। रोल नंबर, क्लास में सबका एक नाम होता है, नाम सबका डिफरेंट हो सकता है, नाम सेम भी हो सकता है, नाम डिफरेंट भी हो सकता है और नाम सेम भी हो सकता है। तो अच्छा, सेम नाम होगा तो कैसे उसको डिनोट करते हैं? जब हम जैसे कि मान लो किसी का नाम राहुल है, आर से डिनोट करते हैं, किसी एक और राहुल है तो उसको हम आर ए से डिनोट कर देते हैं, है ना। तो इसी तरीके से अगर एलिमेंट का नाम अगर सेम हो जाता है तो पहला अक्षर सबका तो बड़ा लिखा जाता है, सबसे पहला अक्षर सबका बड़ा लिखा जाता है, लेकिन अगर सेम स्पेलिंग की स्टार्टिंग होती है तो एक का हाइड्रोजन और एक का हीलियम का, उसका एक अगला अक्षर छोटा कर दिया जाता है। तो एक पीरियोडिक टेबल बनाई गई है, एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई है, इसके बारे में आपको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना समझ लो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई है जिसमें इन 118 एलिमेंट को अपनी अपनी जगह दी गई है, यानी कि अपना अपना एक रोल नंबर दिया गया है, अपना अपना एक रोल नंबर दिया गया है। अब ये रोल नंबर क्या है? इन्हीं रोल नंबर को आप अपनी भाषा में एटॉमिक नंबर कह सकते हो। इन्हीं रोल नंबर को क्या कहोगे आप? एटॉमिक नंबर कहोगे। इन्हीं रोल नंबर को क्या कहोगे? एटॉमिक नंबर कहोगे। क्या एक क्लास में किसी का एक ही जैसा दो रोल नंबर हो सकता है? अगर आपका एक रोल नंबर 1 है, अगर आपका रोल नंबर 1 है तो किसी और का तो 1 हो ही नहीं सकता, किसी और का तो 1 हो ही नहीं सकता, किसी और का 1 हो ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो रोल नंबर क्लियर। एटॉमिक नंबर क्या बताता है? पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट की प्लेस वैल्यू, यानी कि वो उस जगह कहाँ पर बैठा हुआ है, उस क्लास में वो कहाँ बैठा हुआ है, उसके नंबर को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। अच्छा, ये एटॉमिक नंबर बेस किस पर होता है? मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने ये न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है और न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बराबर होते हैं, बस चार्ज का फर्क होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बराबर होते हैं, बस किसका फर्क होता है? चार्ज का। केवल किसका फर्क? चार्ज का। यानी कि अब ये देखो कि मैंने ये चीज़ बताई कि कभी कभी चक्कर लगाते लगाते चक्कर खा के गिर के नीचे वाले में आ गया, तो मान लो आप दौड़ रहे हो, अपने ऑर्बिट में दौड़ रहे हो, अब दौड़ते दौड़ते आप थक गए और नीचे वाले में गिर गए, या फिर ज़्यादा ही आप दौड़ रहे, एकदम स्पीड में दौड़ रहे थे, अपने से ऊपर वाले में चले गए, तो बताओ, तो इस चीज़ को डिफाइन करो। जैसे कि मान लो किसी इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 10 है तो प्रोटॉन की वैल्यू भी 10 होगी। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 10 है तो प्रोटॉन की वैल्यू भी 10 होगी। बस प्लस और माइनस का फर्क होगा, बस फर्क किसका होगा? प्लस का और माइनस का, माइनस और प्लस का फर्क होगा, यही फर्क होगा। लेकिन अब आप इस चीज़ को एज्यूम करके देखो कि इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर चक्कर लगाते हैं, कभी कभी ये भाग जाएगा, कभी आ जाएगा, कभी या तो एक चला जाएगा या तो एक आ जाएगा, चाहे 2 चले जाएंगे 2 आ जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन के चक्कर लगाते हैं। ये तो भैया अगर ये 10 पे है तो 10 ही रहेगा, ये तो ना तो 11 हो सकता है, ना तो 12 हो सकता है, ना तो 8, ना तो 9 हो ही नहीं सकता। तो बताओ एटॉमिक नंबर को किस पर बेस्ड करें? इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड करें या प्रोटॉन पर बेस्ड करें? तो इलेक्ट्रॉनिक नंबर किस पर बेस्ड होता है? प्रोटॉन नंबर पर बेस्ड, यानी कि किसी भी एटॉमिक नंबर किस पर बेस्ड होता है? प्रोटॉन के नंबर पर बेस्ड होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन के नंबर पर, जबकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। लेकिन कुछ केस में क्या हो जाता है कि वो या तो छोड़कर चले जाते हैं या तो कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर जो होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, सीरियल वाइज नहीं रहते। तो ये जब चले जाते हैं और ये आ जाते हैं, इसी को हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग आगे चल के आइसोटोप और आइसोबार में, इसे यानी कि जब आएंगे या फिर जाएंगे तो इन्हीं को हम किसमें पढ़ेंगे? आइसोटोप और आइसोबार में पढ़ेंगे। तो अभी आप ये चीज़ें समझो कि हम एटॉमिक नंबर किस पर बेस्ड रखते हैं? प्रोटॉन पे। एटॉमिक नंबर किस पर बेस्ड होता है? प्रोटॉन के नंबर पे। आपका कौन सा नंबर बेस्ड होता है? आपका प्रोटॉन नंबर, यानी कि जो प्रोटॉन होता है किस पर बेस्ड होता है? आपके, यानी कि जितने भी उसके एलिमेंट होंगे, जितने भी उसके एटम होंगे, किसके ऊपर बेस्ड करेंगे? प्रोटॉन के ऊपर। यानी कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पढ़ेंगे कैसे? उस एलिमेंट के कितने इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन एक्चुअली बात किसकी हो रही होगी? प्रोटॉन की। बस पढ़ेंगे किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। बात किसकी हो रही होगी? प्रोटॉन। यानी कि इनडायरेक्टली हम किसके बारे में पढ़ रहे होंगे? प्रोटॉन के बारे में। अगर मैंने किसी का एटॉमिक नंबर 10 लिखा है तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन नंबर लिखा है, प्रोटॉन नंबर लिखा है? प्रोटॉन लिखा है। प्रोटॉन लिखा है। आपकी कुछ होंगे जो कहेंगे इलेक्ट्रॉन भी लिखा है। हाँ, हो सकता है इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन लेकिन आप प्रोटॉन तो फिक्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं और चक्कर लगाते लगाते वो कभी चले जाते हैं या फिर कुछ आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर इसको बेस्ड नहीं रखा जाता। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, अब आप इतने तो काबिल हो गए हो, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे ज़्यादा भारी कौन होता है? सबसे ज़्यादा भारी? सबसे ज़्यादा भारी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। नहीं, कौन सा? देखो सबसे ज़्यादा भारी न्यूट्रॉन। सबसे, देखो ये जितना इसका नंबर उतना इसका नंबर नहीं, उतना ही इसका नंबर, ये तो किसी काम का ही नहीं है।
लेकिन सबसे ज़्यादा भार इसी ने, क्योंकि ये बिल्कुल बैठा पड़ा है, कुछ काम धंधा ही नहीं है, ये बिल्कुल बिल्कुल बैठा पड़ा है, लेकिन इसके पास लेकिन भार पूरा बराबर रखा है, भार पूरा बराबर रखा है। तो सबसे ज़्यादा भारी न्यूट्रॉन, सबसे ज़्यादा हल्का इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा? माइनस क्या? प्रोटॉन के ऊपर। पॉजिटिव का। अच्छा, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा भारी होता है। ठीक है। अच्छा, पूरा एटम कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पूरा एटम के ऊपर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव का चार्ज होता है। कोई दिक्कत? पूरा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, अब पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में। देखो, मास क्या होता है, इसके भार को दिखाता है, मास क्या दिखाता है, इसको भार को। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सुनो, मान लो कि कोई एटम है जिसका नाम x है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर जो भी इसका प्रोटॉन नंबर होगा वो नीचे लिखा जाएगा, और मास जो लिखा जाएगा वो ऊपर लिखा जाएगा। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। अब भार यानी कि मास का मतलब होता है भार। आप वजन को कहाँ टांग के ले चलते हो, कंधे पर या पैर पर? है? आप आपको कोई सा भार दिया जाए, आपको कोई वजन दिया जाए, तो आप पैर में घुंघरू की तरह बांध के चलोगे नहीं उसे, उसको हमेशा कंधे पर लेके चलोगे। तो हमेशा याद रखना, भार कहाँ होता है? ऊपर। हमेशा भार कहाँ होता है? ऊपर। हमेशा भार कहाँ होता है? ऊपर। और अच्छा, भार याद हो गया तो नंबर याद हो जाएगा, भार याद हो गया तो नंबर याद हो जाएगा। अच्छा, एटॉमिक मास किसके ऊपर बेस्ड होता है? एटॉमिक यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम लोग पढ़ेंगे AMU, ठीक है, एटॉमिक मास को पढ़ेंगे AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, AMU पढ़ेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, किसी भी एलिमेंट का उसका मास किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक मास। अच्छा, आपको नीचे वाला पता, आपको ये चीज़ पता है, आपको ये भी चीज़ पता है, तो आप मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बता दोगे? जैसे कि देखो, मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने कोई x एलिमेंट था, इसका ये 10 लिया और इसका ये 20 लिया, ठीक। अच्छा, दूसरा एलिमेंट लेता हूँ, इसका ये 10 था, ये 10 था और ये 21 कर दिया, ठीक है, क्लियर। ये देखो, दोनों का एटॉमिक अच्छा, नीचे क्या है? प्रोटॉन। नीचे क्या दिखाता है? प्रोटॉन। अब प्रोटॉन के बराबर ही क्या होता है? अच्छा, पहले एटॉमिक मास को देखो। एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। नीचे क्या है? प्रोटॉन। ये क्या है? एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास में से इसमें 2 चीज़ें मिक्स है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों मिक्स है। इसमें क्या चीज़ें मिक्स हो रखी है आपकी? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिक्स है, बात प्रोटॉन की होगी, ठीक है। अब प्रोटॉन तो आपको पता है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं पता चल जाएगा को? जब इलेक्ट्रॉन आपको 10 ही होगा, 10 ही होगा ना। देखो, आप इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को समझो। देखो, आपका देखो एटॉमिक मास कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जब आप प्लस करते हो तो एटॉमिक मास मिलता है। जब आप इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को प्लस करते हो तो क्या मिलता है आपको? एटॉमिक मास मिलता है। अच्छा, आपको ऊपर पता है कि एटॉमिक मास होता है और नीचे पता है कि प्रोटॉन नंबर होता है, तो आपको ये पता है कि एटॉमिक मास कितना है? 20। इस 20 में क्या क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। अब आपको प्रोटॉन पता है, प्रोटॉन आपका 10 है, तो आपका इलेक्ट्रॉन नहीं पता लग जाएगा? वो भी 10 है। लेकिन अच्छा, ये तो क्लियर हो गया, ये तो आपका सिंपल सा है, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब यहाँ चलते हैं, अब यहाँ चलते हैं, यही x एलिमेंट था, ये 10 और ये हो गया 21, ठीक है। यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था उतना ही प्रोटॉन होना चाहिए था। लेकिन आप ये देखो, 10 दूनी 20, एक एलिमेंट बढ़ गया, एक एलिमेंट इसका एक एटम कैसा हो गया? बढ़ गया। अब ये जब बढ़ा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ा है कि प्रोटॉन बढ़ा है? इलेक्ट्रॉन बढ़ा है। इसी वजह से जो एटॉमिक नंबर जो रखा गया वो किसके ऊपर बेस रखा गया? प्रोटॉन के ऊपर रखा गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या जा सकते हैं तो उसकी कोई फिक्स नहीं होता। जब फिक्स नहीं होगा तो उसको हम रखेंगे, जिसका फिक्स होता है उसको रखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो जिनका देखो, अच्छा, 2 एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं, मैंने दोनों के एग्जाम्पल लिए, इनका दोनों का एटॉमिक नंबर कैसा था? सेम था, लेकिन एटॉमिक मास कैसा है? अलग अलग है, ठीक है। इसी को कहते हैं आइसोबार, नहीं आइसोटोप, सॉरी आइसोटॉप कहते हैं। देखो, आप 2 चीज़ें समझ लो, एक बार और टॉप, ठीक है। देखो, बार हमेशा कहाँ होता है?
फर्स्ट फ्लोर पे होता है, हमेशा याद रखो। बार कहाँ होता है? फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड पे तो होता ही नहीं है, या तो फर्स्ट सेकंड इस पे बार होते हैं। तो बार से याद करो, बार वाले कहाँ जाएंगे? ऊपर वाले। बार वाले कहाँ जाएंगे? ऊपर। अच्छा, टॉप को याद कर लो, टो से। टो इसको कहते हैं, टॉप इसको कहते हैं, टो इसको कहते हैं। तो जो पैर में होगा वो टॉप, और जो बार होगा वो सर पे। ठीक है, याद रखना। जो ऊपर, अच्छा, जो ऊपर वाले सेम हो गए, जब ऊपर वाले सेम हो गए, आइसो बार। मैं आपको लिख के देता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो, कोई एक्स एलिमेंट है, एक ये 10 है और ये 21 हो गया। ठीक है, कोई एक्स एलिमेंट है, ये 10 है और ये 20 है। ठीक है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास दोनों का अलग है। सेम क्या है? नंबर। पैर में क्या होता है? पैर को क्या कहते हैं? टो, यानी कि क्या है ये? आइसोटोप। आइसोटॉप्स। हाँ, आइसोटोप। ठीक है, अच्छा, दूसरे पे आते हैं। ये इसको 20 कर दिया, इसको 20 कर दिया, नीचे चेंज हो रहा है। इसको 9 कर दिया, इसको 10 कर दिया। उल्टा कर देना उसको। ठीक है, अब ये क्या हो गया? अब सेम क्या है इसमें? मास सेम है, और मास को क्या कहते हैं? बार कहते हैं। यानी कि ऊपर सेम है ना, ऊपर क्या होता है? बार। तो जब बार सेम होगा तो उसका सिंपल सा आइसो बार है ये। और नीचे सेम होगा आइसोटोप, ऊपर सेम होगा आइसो बार। नीचे सेम होगा आइसोटोप, ऊपर सेम होगा आइसो बार। याद रखना, नीचे सेम होगा आइसोटोप, ऊपर सेम होगा आइसो बार। नीचे सेम आइसोटोप, ऊपर सेम आइसो बार। आइसोटोप आइसो बार, क्लियर? क्या जी? आइसोटोप और आइसो बार क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे खोज हुई, किसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन भारी होता है, कौन हल्का होता है, सबसे ज़्यादा हल्का कौन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दो, वैलेंसी कैसे निकालते हैं। अब यहीं से वैलेंसी आप सीखोगे। वैलेंसी से ही आपको 2-3 चीज़ें पता लग जाएंगी। देखो, जब कोई, देखो, जिसका पेट भर जाएगा, अच्छा, जिसका पेट प्रॉपर तरीके से भरा है, उसके थाली में कुछ रहेगा? उसके थाली में तो कोई सफा चट है, तो वो किसी से मांगने जाएगा, ना किसी को देगा। तो ऐसे वो कहते हैं नोबल गैस। हम देखो, याद रखो, आपको नंबर देखो, जब आप वैलेंसी निकालते हो तो उसके लिए कौन सा फार्मूला याद करना है आपको? 288 का फार्मूला याद रखना है। जब आप ऑर्बिट में नंबर निकालोगे 2, 8, 18, 32, लेकिन जब आप क्या निकालोगे? जब आप निकालोगे उसके क्या? इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जब आपका क्या निकालो? वैलेंसी, तब आपको नंबर कौन सा याद रखना है? 288 का याद रखना है। अच्छा, मैं 2, 6, 12, 15, 17, 20, 18, इनका ये क्या है? मैं इनके एटॉमिक नंबर ले लेता हूँ। ये क्या है भैया? टेबल में 118 तक है, मैंने कितने लिए? यही नंबर लिए हैं। अब इनकी वैलेंसी को निकालते हैं। अब इनकी वैलेंसी निकालते हैं। पहले ऑर्बिट में कितने थे? आप ये नंबर याद रखना, 2, 8, 8। पहले ऑर्बिट में कितने आएंगे? ये आपका न्यूक्लियस। पहले ऑर्बिट में कितने आ गए? 2। काम खत्म, ना कुछ लेना ना कुछ देना। 2 इसके पास, यानी कि एटॉमिक नंबर भी 2 था, और पहले ऑर्बिट में भी 2 आते हैं, तो ना लेना ना कुछ देना। तो किसी के साथ रिएक्शन करेगा? ना तो इसके पेट में कुछ घटा हुआ है, ना तो कुछ बढ़ा हुआ है। ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, तो किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। इसको कहते हैं नोबल गैस। नोबल गैस, ठीक है। ऐसे एलिमेंट जो किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, वो कहलाते हैं नोबल गैस। ठीक है, ना तो उनका कुछ घटा है ना तो कुछ बढ़ा है, सीधा नोबल गैस। क्लियर? ना तो कुछ घटा है ना ही कुछ बढ़ा है, सीधा नोबल गैस। अब आते हैं दूसरे पे, 12 पे चलते हैं। पहले में कितने? ये पहला आपका न्यूक्लियस बन गया। पहले में कितने? 2। पहले में 2, कितने बच गए? 12 थे, अब 10 बच गए। अगले में कितने आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ज़्यादा भर दूँ भैया? क्यों भर दें? आपको जब पता है कि खाने की कैपेसिटी कितनी है, दूसरे ऑर्बिट में कितने आएंगे? 8 ही आएंगे। 8 हो गया। अब बचे कितने? 2। अगला ऑर्बिट बनाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? 1, 2। अब ये देखिए, जब प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि हम अपने आप को पूरा रखते हैं, जो फालतू बचेगा तो दे देंगे, अगर कम पड़ा तो ले लेंगे। तो इसके पास कितने फालतू? 2 फालतू हैं, इसके पास 2 फालतू हैं, यानी कि किसी न किसी को देगा। ठीक है, यानी कि वो किसी न किसी को देगा। और एटॉमिक नंबर जिसका भी 12 होगा,
यानी कि जो भी एक्स वाई जेड जिसका ही 12 होगा, यानी कि प्रॉपर मान लो कोई एलिमेंट है, एक्स नाम का कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 12, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 12, यानी कि वो 2 देगा और देने के लिए साइन किसका लगता है पॉजिटिव का, देने के लिए साइन किसका लगता है पॉजिटिव का, यानी कि वो 2 एलिमेंट अपने दे रहा है। देगा तो पॉजिटिव क्यों होगा? जब भैया मेरे पास है 2 रुपये एक्स्ट्रा, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो माइनस जाएगा ना। लेकिन तुम्हारे पास तो मेरे से तो जा रहा है ना, मेरे पास 2 रुपये है तो मेरे से तो तुम ले रहे हो, यानी कि मेरे पास है 2 रुपये हैं, मैंने तुम्हें उधार दिया है, ऐसा नहीं कि मैं, लेकिन तुम नेगेटिव पे जाओगे। क्यों मेरे पास 2 रुपए आ रहे तो पॉजिटिव हो गया ना। आप पहले नेगेटिव में थे ना, वो तो मेरे पास 2 रुपये एक्स्ट्रा तो मैं आपको दे रहा हूँ, आप मेरे को रिटर्न दे दोगे ना। जब देगा तो याद रखो कि जब देगा तो पॉजिटिव में, जब वो देगा तो पॉजिटिव में, और जब वो लेगा नेगेटिव में। और याद रखना जो भी देखो, जो भी देगा वो मेटल होता है, जो देगा वो क्या होता है मेटल, ठीक है, जो देगा वो क्या होता है मेटल, याद रखिएगा, जो देगा वो मेटल होता है और जो लेगा नॉन मेटल होता है, जो देगा मेटल और जो लेगा प्लास्टिक, मेटल नॉन मेटल दोनों में नहीं आता। अब जैसे कि ये मान लो किसी का 17 है, सुनो बेटा, किसी का एटॉमिक नंबर कितना है 17 है, तो 17 में कैसे 17 है, तो हम 17 को लेके चलते, देखो 17 है तो मैं वैसे नहीं बना रहा, पहले में कितने 2, अगले में कितने 8, 10 हो गए। अगर मैं यहाँ पे 8 और कर दूँ 18 हो जाएंगे, लेकिन बचे कितने इसके पास 17 ही है ना, ये इसको मिटा के कितना रखना पड़ेगा 7। अपने ऑर्बिट को पूरा करना है, अपना पेट पूरा भरना है, पेट भरने के लिए या तो ये अपना 7 दे दे या तो 1 ले ले, फायदा किसमें, 1 लेने में फायदा है, यानी कि जिसका भी एटॉमिक नंबर आपका 17 होगा वो कैसा होगा -1 होगा, यानी कि जिसका भी एटॉमिक नंबर 17 होगा वो कैसा होगा नॉन मेटल होगा, वो कैसा होगा नॉन मेटल होगा। जब देगा तो पॉजिटिव, जब लेगा तो नेगेटिव, जब देगा तो पॉजिटिव, जब लेगा तो नेगेटिव, ठीक है। अच्छा याद रखना, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, तो अमीरी को पहले दिखाया जाता है, गरीबी को बाद में, यानी कि पहले मेटल लिखा जाता है और बाद में नॉन मेटल लिखा जाता है, पहले मेटल लिखा जाता है बाद में नॉन मेटल लिखा जाता है। जैसे कि MgO लिखा जाता है तो Mg का मतलब मैग्नीशियम और O का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसा है एक नॉन मेटल है और मैग्नीशियम कैसा है एक मेटल है, इसलिए फॉर्मूले में क्या लिखा जाता है MgO लिखा जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना होता है, हमेशा क्रॉस होता है, इनके साइन अलग से चलते हैं, वो चीज़ें आपको आगे बता दूँगा। अगर वैलेंसी निकालने में दिक्कत है तो बताओ कि वैलेंसी आपको वैलेंसी जो लास्ट ऑर्बिट में बच गया, जैसे कि किसी के लास्ट में 6 बच गए, मान लो 6 बच गए और होने कितने चाहिए 8, तो बताओ ये 8 दे दे या तो अपने 6 दे दे या तो 2 किसी से ले ले, बताओ लेने का फायदा है देने में फायदा, 2 लेने में ही फायदा है, तो इसके ऊपर कैसे साइन चढ़ जाएगा -2 चढ़ जाएगा। लेकिन अगर किसी का मान लो 12 है, किसी का 12 है तो उसके लास्ट में कितने बच जाएंगे 2, अब ये 2 दे दे या तो किसी से 8 ले ले, तो देने में फायदा है 8 लेने में फायदा, 6 लेगा तो जाहिर सी बात है 2 देने में उसको फायदा है ज़्यादा, क्योंकि हर चीज़ को लेन देन करने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है जिसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, वो इतनी ज़्यादा होती नहीं है इनके पास, क्योंकि न्यूक्लियस मान लो अगर किसी का एटॉमिक नंबर मान लो 9 है, यानी कि उसको खाने की, यानी कि उसके पेट में कितने की भूख है, उसका न्यूक्लियस कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, केवल 9 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, मैक्सिमम 1-2 एक्स्ट्रा कर लेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएगा। अब उसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और 7, 9 हो गए। अब इसके पास एनर्जी होनी चाहिए कि भैया 7 ये किसी को दे दे या तो 1 किसी को ले, तो 7 देने में इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है, और एनर्जी जो होती है वो आयनाइजेशन होती है, इसके पास इतनी होती नहीं है, तो ये क्या लेता है किसी से 1 ले लेता है और ने लेके साइन में साइन लग जाता है इसके ऊपर माइनस का, और ये हो जाता है एक नॉन मेटल। अच्छा जो जिनके ऊपर कोई साइन नहीं, जैसे कि 10, किसी का एटॉमिक नंबर कितना 10, कितना हो जाएगा 2 8 10 हो गया, ना तो लेना ना तो देना, ये नोबल गैस, और ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये मेटल हो जाएगा, ये रिएक्शन ये नोबल गैस होती है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये रिएक्शन ही नहीं होगा इनका किसी के साथ। आप किसी को मिलाने जाओगे, जैसे कि इसको समझ लो, देखो आप मेटल को समझ लो मेल और नॉन मेटल को समझ लो फीमेल, एक मेल और फीमेल, जब भी रिएक्शन होगा किनके बीच में मेल फीमेल के बीच में, लेकिन एक ऋषि मुनि है वो, उनका ना तो मेल से मतलब ना तो फीमेल से मतलब, वो क्या है नोबल गैस है, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, मैं फ्री हूं, ठीक है। बताओ किसी को कोई दिक्कत,
किसी को कोई दिक्कत? बाकी क्लास कल करेंगे।